बच्चीज़, ये हम क्लास 8th का जो देख रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3 है। इससे पहले दो पार्ट इसका अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं पहले उन पार्ट्स को देखिए, फिर ये 3rd पार्ट अगर आप देखिए तब समझ में आएगा। तो इसमें हम शुरू करेंगे इरिगेशन से। इससे पहले हमने सारी चीज़ें पिछले वीडियोज़ में कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है, अब हम इरिगेशन देखते हैं। इरिगेशन क्या होता है, हमने इससे पहले देखो क्या क्या देखा। हमने सीड को सेलेक्ट करना देखा, और मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र देखा, एंड बहुत सारी चीज़ें हमने आगे देख ली है नॉर्मल प्रैक्टिसेस में। ठीक है, अब हम देखेंगे इरिगेशन। इरिगेशन हमारा क्या होता है। इरिगेशन जैसा कि आपको देखो उसमें लिखा हुआ है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। ठीक, सारे लिविंग बींग को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि पता है जल ही जीवन है। ठीक, जल ही जीवन है, तो सारे लिविंग बींग को हमारे ज़िंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे उसी के साथ हमारे प्लांट्स भी हमारे लिविंग बींग है। ठीक है, उसी के साथ हमारा क्या आता है, वाटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ये वाटर जो है हमारे लिए बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और वाटर जो है इज़ ऑब्जर्व द प्लांट रूट्स। ठीक है, वाटर हमारा कहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, वाटर इज़ ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स रूट। प्लांट के रूट से हमारा वाटर ऑब्जर्व किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व। अब देखो पानी के साथ साथ हमारा मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये भी ऑब्जर्व किया जाता है, अभी जैसे कि मैंने सेकंड पार्ट में आपको ये बताया था। ठीक, अब प्लांट्स क्या कर रहा है कि प्लांट जो है वो 90% वाटर को कंटेन करता है। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। वाटर हमारा क्यों ज़रूरी है, अभी मैंने देखो जैसे बताया कि जो जर्मिनेशन होगा, जो हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस होगा, जो हमारा ये हाँ, तो जो ये हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, जो ये हमारा अंकुरित होता है सीड्स, वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता है, उसके लिए वाटर नेसेसरी है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो प्लांट्स को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमारे जैसे फर्टिलाइज़र में होता है, तो मिट्टी से भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सॉइल से देखो रिच न्यूट्रिएंट्स एंड पुअर न्यूट्रिएंट्स, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर चुके हैं इस पर। तो वो इम्पोर्ट करते हैं प्लांट के हर एक पार्ट में न्यूट्रिएंट्स को। ये वाटर जो होता है, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स में ही मतलब वाटर में ही न्यूट्रिएंट्स ये हमारा जो होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं, तो सारे प्लांट्स में हमारे जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो हमारा वाटर होता है वो हर तरह के हॉट हो जैसे भी हो उस कंडीशन में बचाता है, वो प्लांट्स को मतलब प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ। और क्या करता है, मेंटेन करता है वाटर की मतलब सॉइल की मॉइस्चर को, ताकि हेल्दी क्रॉप हमारा उग सके, हेल्दी प्लांट्स हमारा रह सके। फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। अब देखो आपके घर में भी कोई प्लांट होगा तो आपको पता होगा कि उसको कितना रेगुलर पानी देना पड़ता है, वाटर कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। अब देखो ये डेफिनेशन आप ध्यान रख लेना, ये डेफिनेशन क्योंकि एग्जाम में आता है। क्या कह रहे हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन हमारी सिंचाई क्या होती है कि एक समय समय पर वाटर को मतलब प्लांट को हमारा वाटर मिलना चाहिए, यही होता है हमारा इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हर तरह के प्लांट को एक जैसी सिंचाई नहीं चलती है। ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, और ये सीज़न पे भी डिपेंड करता है और सॉइल पे भी डिपेंड करता है। आपकी सॉइल भी देखो कई तरह के होते हैं, किसी सॉइल में पानी ज़्यादा चाहिए, किसी सॉइल में पानी कम चाहिए। एंड सीज़न भी आप समर के टाइम में रहेगा तो पानी ज़्यादा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और अगर विंटर में होगा तो थोड़ा सा कम, और अगर रेनी सीज़न में होगा तो पानी बहुत ही कम चाहिए या फिर नहीं ही चाहिए, अगर बारिश नहीं हो रही है तो देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं। अब क्या है कि वाई इट इज़ सो, could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। अब क्या, ये देखो बूझ एंड पहली जो भी हैं, ये देखो ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे करते हैं। अब वो समझ नहीं पाते किस सीज़न में कितना पानी देता हो, तो कई बार प्लांट सड़ जाते हैं ज़्यादा पानी पा करके, और कई बार ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं कम पानी पाने की वजह से। तो समर के टाइम में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, अब क्या होता है, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन हमारा क्या है। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन में देखो हमारे वेल्स होंगे, ट्यूबवेल्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे, लेक्स होंगे, रिवर्स होंगे, डैम्स होंगे, कैनाल्स होंगे। ठीक, अब देखो पहले के टाइम में लोग कुएं से, अब तो ट्यूबवेल से, और नहीं तो पहले के टाइम में देखो तालाब, लेक,
तो कुछ चीज़ों से पहले के टाइम में और कुछ चीज़ों से, हालांकि हर टाइम में इरिगेशन मस्ट है, अब आप चाहे जैसे उसको करो, लेकिन इस टाइम में थोड़ा मॉडर्न टाइम आ गया है, तो ट्यूबवेल्स एंड रिवर के थ्रू बहुत मतलब मॉडर्न तरीके से हो रहा है। पहले के जैसे नहीं हो रहा है कि कुएं से पानी निकाल कर सिंचाई। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड में हमारा क्या क्या आ जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड में हमारे चार हैं आई थिंक। ट्रेडिशनल मेथड में हमारा देखो मोट है, एक पुलिस सिस्टम है। मैं ये सारा पढ़कर नहीं बता रही, चलो ये सब भी पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। अब क्या कह रहा है कि जो वेल होते थे और लेक होते थे, कैनाल होते थे, वहाँ से पानी को निकाला जाता था हर एक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। कभी जो है कैटल और ह्यूमन लेबर से, इन सारे मेथड को, इन कैटल को यूज़ करके, मतलब पहले जानवरों को यूज़ करके, इंसानों को यूज़ करके पानी को निकाला जाता था, तो फिर उससे सिंचाई की जाती थी। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये जो पहले के टाइम में होता था, पहले के टाइम में देखो सारे काम जो है मेहनत ज़्यादा लगते थे और एफिशिएंसी मतलब बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम निकल के आता था। अब जैसे देखो ये मोड जो है हमारा पुले सिस्टम, इसमें क्या होता था, इसमें देखो एक यहाँ पे एक जानवर यहाँ पे लगा होता था, वो इस तरह से खींचता था एंड ये नीचे जाती थी बाल्टी या फिर जो भी लगा होता था वो निकल के आता था। तो जो है इंसान ये देखो उसको नाली के थ्रू या फिर वो प्लांट में ले जा करके डालता था। तो ये बहुत टफ प्रोसेस है। अब देखो ट्यूबवेल ऑन करो, पूरा सिंचाई हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है चेन पंप। अब चेन पंप में हमारा कैसे होता था, चेन पंप में देखो ये देखो दो तरह से ऐसे पहिए की तरह लगा होता था एक तरफ, और तो एक तरफ जाता था ये, मतलब सर्कल की तरह से घूमता रहता था, तो वो बकेट में ऐसे मतलब बाल्टी में पानी आता था, तो उसके थ्रू देखो सिंचाई ऐसी होती थी। मैं आपको एक इमेज भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये देखो ढेकली, चेन पंप, ये देखो इसी तरह से मैं कह रही हूँ, ऐसे सर्कल सर्कल चलता रहता था। ये बाल्टी ऐसे लगी होती थी, तो एक ऊपर जाता था तो एक नीचे, इससे आकर के नालियों में पानी या फिर डायरेक्ट खेत में जाता था। ये हमारा पुले सिस्टम हो गया। एंड ये हमारा राहत सिस्टम है, अभी ये भी दिखेंगे आपके उसमें PDF में है। ये देखो ऐसे एक जानवर चारों तरफ ऐसे घूमता रहता था। अभी मैं इसको आपको PDF के थ्रू पढ़कर ही बता देती हूँ। ये हमारा ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम में क्या होता था, इसमें देखो एक तरफ ये एक तरफ ये भारी सा रहता था और दूसरी तरफ ये बकेट रहता था। तो ये जब उठता था तो बाल्टी नीचे जाती थी, फिर ऐसे निकालता था किसान बेचारा, फिर ले जा करके उसको खेतों में डालता था, नहीं तो फिर नालियों के थ्रू जाता था। ये मैंने चैन पंप वाला बता ही दिया। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है राहत। राहत में देखो एक जानवर ऐसे चारों तरफ चलता रहता था, तो इससे ये घूमता था, ये भी पहिए की जैसा ही है, सर्कल सर्कल ऐसे घूमता था। तो ये भी बाल्टी से निकल करके नालियों के थ्रू या फिर डायरेक्ट किसान ले जा करके उससे सींचता था। यानी कि ये सारे प्रोसेस बहुत टफ हैं, बहुत ज़्यादा लेबर कंज्यूम करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत कम आता है, ठीक है, आज के टाइम में। तो इसीलिए तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। अब देखो पम्प्स आर कॉमनली यूज इन लिफ्टिंग वाटर। अब देखो आज के टाइम में क्या किया जा रहा है कि पानी को उठाने के लिए कॉमनली पम्प्स का यूज़ करते हैं हम, जिसमें हमारे डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही काम हो जाता है। और हम अपना आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब हम मॉडर्न मेथड देख लेंगे। मॉडर्न मेथड में हमारा एक आएगा स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा हमारा आएगा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम देखो हमारा इधर राजस्थान साइड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या आ जाएगा, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड ऑफ यूज, जैसे कि मैंने बताया स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको सारा पढ़कर नहीं बताती, पहले आप एक इमेज देख लो उसके थ्रू। पहले आप ये इमेज देख लीजिए, ये है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है हमारा, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी वैसे ही जगह यूज़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट वाटर नहीं अवेलेबल होते हैं, कि पानी बस बह रहा है। बहुत लोग कितना वेस्ट करते हैं हमारे, ठीक है, हमारे एरिया में भी, गाँव के एरिया में देख लो बहुत लोग बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए। अब क्या इसमें होता है, इसमें बारिश की तरह मतलब ऐसे एक जगह से मेन पाइप कनेक्ट होता है, मैं आपको पढ़कर बता दे रही हूँ। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। पंप के हेल्प से जो हमारा पाइप में वाटर जाता है, उससे हमारा क्या होता है, एक नोजल के फॉर्म में इट स्कैप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड। मतलब एक रेनिंग की तरह समझ लो, जैसे आसमान से देखो बारिश होती है तो धीरे धीरे पानी देखो एक जैसे हर जगह पड़ता है, तो उसी हिसाब से इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग, जैसा कि मतलब रेनिंग की तरह ही ये होता है। अब स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स।
कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ये हमारा ये क्या ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम हमारा क्या होता है, ड्रिप सिस्टम और भी ज़्यादा वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम के कंपेयर में। इसमें ड्रिप सिस्टम में और कम पानी लगता है, ये हमारा बहुत ही यूज़फुल होता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। अब क्या इस वाले में तो देखो, इस वाले स्प्रिंकलर में तो हमारा रेन की तरह सब जगह पड़ रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ प्लांट है सिर्फ वहीं ड्रिप, देखो ड्रिप से ही पता चल रहा है कि यानी बूंद बूंद पानी आ रहा है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। अब आप डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स। अब फ्रूट प्लांट्स के लिए और गार्डन के लिए और गार्डन ट्री के लिए, इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। और ये समझ लो इट इज़ अ बून इन द रीजन्स वेयर अवेलेबल। अभी मैंने पहले ही बताया जहाँ पे वाटर की कमी हो, वाटर इज़ पुअर हो, लाइक राजस्थान साइड में, वहाँ पे ये ड्रिप सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। एक जगह से देखो ये पाइप में ऐसे पानी आता है और ऐसे पाइप गया रहता है। अब प्लांट के पास ही पास यहाँ पे होल होता है जहाँ से पानी ड्रिप ड्रिप मतलब बूंद बूंद से निकले, और सारे एक ही मेन पाइप से सारे कनेक्ट होते हैं, फिर सारे इन सब पाइप में जाके सिर्फ प्लांट के जड़ों के पास निकलता है। अब ऐसे क्या होता है, जो हमारा हम उसमें फर्टिलाइज़र या फिर हम अपना मैन्योर यूज़ किए रहते हैं वो बहता भी नहीं है, और ये प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ भी कर लेता है, तो हमारी फर्टिलिटी भी बनी रहती है हमारे उस लैंड की, और सॉइल हमारी रिच भी रहती है न्यूट्रिएंट्स में। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगला हम अपना देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने इरिगेशन देख लिया, अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब इसमें क्या करेंगे हमारा, अब इसमें क्या होता है हमारा, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं लाइक घास फूस, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, उसको हम कैसे उसको कैसे हटाया जाए प्लांट से, क्योंकि वो बगल में जो हेल्दी प्लांट होता है ना, जो हमारे यूज़ के लिए अच्छा होता है, उसको भी वो बेकार कर देता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्या यहाँ पे कह रहा है, बूजू एंड पहले वेंट टू नियर बाई वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विथ वीट प्लांट्स। अब उन्होंने यही देखा कि वीट प्लांट्स के साथ और भी चीज़ें उग रही थी। अब क्या कह रहे हैं कि वो प्लांट तो पर्पसली लगाया नहीं चाहते हैं, ठीक है, हैव दीज अदर बीन प्लांटेड पर्पसली, ऐसा तो होता नहीं है, वो अनवांटेड होते हैं, हाँ अपने आप से निकल आते हैं। अब क्या कहते हैं, इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। ये नेचुरली उगते हैं, घास कोई उगाता नहीं है, ये नेचुरली उगते हैं। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन्हें हम वीड्स कहते हैं। इसको आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द रिमूवल ऑफ वीड्स। अब इसके कई तरीके हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, घास फूस होते हैं, वीडलिंग जो होती है, वीडिंग हमारी होती है, उसको बहुत तरीक़ों से अलग किया जा सकता है। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप्स। देखो जैसे मैंने कहा कम्पीट करेगा क्रॉप्स के साथ, कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस ऑफ लाइट, सब में कम्पीट करेगी। तो जो वीट का प्लांट है फिर उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी आने लगेगी। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। पहले ही बता दिया कि क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। सम वीड्स इंटरफेयर इवन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स। अब प्लांट्स जो घास फूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते कि सारे हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसान करे। हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम उसको काट कर घर ले आए, उसी में हो गया फिर काम। अब क्या कह रहा है कि फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स। फार्मर्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं इसको हटाने के लिए। टिलिंग करते हैं बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। देखो हम खेत की जुताई करते हैं, इन द अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। अब वो जो है, जब हम जुताई करते हैं तो वो सारे अनवांटेड प्लांट जो घास फूस होते हैं कट जाते हैं और फिर मैन्योर बन जाते हैं, जिससे हमारे सॉइल को भी फ़ायदा होता है। अब क्या कह रहे हैं, द बेस्ट टाइम टू रिमूवल ऑफ वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। अब क्या कह रहा है कि वीड को हटाने से पहले ही, मतलब वीड को हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब तक उसमें फ्लावर्स और ये सब ना आए रहे तभी उसको हटा देना चाहिए। चाहे आप मैनुअली उसको हाथ से हटाओ, चाहे उसको फिजिकली मतलब किसी मशीन के उससे हेल्प से हटाओ, विद द हेल्प ऑफ मशीन। चाहे उसे कट करो, चाहे आप जैसे करो, ग्राउंड से हटाओ उसे। फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें उसे हटाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और जो हमारा वीट है या फिर जो भी राइस है उसके ग्रोथ को रोक दे, उसके बाद वही बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज अप्रूट वीड्स। ये खुरपी और सीड ड्रिल के थ्रू हमारा किया जाता है। अब क्या कह रहे हैं, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टन केमिकल्स, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, क्योंकि अब हाथ से बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हाथ से कोई करता नहीं है। खुरपी से भी बहुत ही कम लोग करते हैं। छोटी फील्ड में हो तो वो लोग कर भी नहीं, अब बड़े पैमाने पे या फिर बहुत ज़्यादा खेत में लगा है तो फिर लोग जो है उसको केमिकल से ही मारने की कोशिश करते हैं, जिसको हम वीडिसाइड्स कहते हैं, ठीक।
जैसे हमारा फर्टिलाइज़र होता है, वैसे हमारा जैसे फर्टिलाइज़र होता है उससे हमारे प्लांट को ग्रोथ में हेल्प मिलता है, वैसे हमारा वीडिसाइड्स आता है जो कि अनवांटेड प्लांट्स को हटा देता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, ओनली वीड्स को डैमेज करते हैं। और इसमें केमिकल होता है, इसको जो भी फार्मर इसको लगाए ग्लव्स के साथ बकायदा, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर एंड स्प्रेड, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसको स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट्स में, मतलब खेतों में। ये देखो यहाँ पे स्प्रे कर रहा है, बकायदा मास्क और जो है हाथ में ग्लव्स लगा कर करना चाहिए, क्योंकि इंसानों के ऊपर खतरा होता है इसका, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये देखो ये जो पूछ ही लिए कि ये इंसानों के ऊपर भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड, जो हमारा ये वीडिसाइड्स होता है, आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेशन ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग सीड्स फॉर्मेशन। अब क्या कह रहा है कि अब देखो जो हमारा स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स होता है मे इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अभी हम पहले इसी का डिस्कस किए हैं कि फार्मर के हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। सो दे शुड बी यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, दे शुड कवर देयर नोज माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग, अब इस टाइम पे मास्क लगा रहे हैं, वैसे उस टाइम पे भी हमें मास्क लगाना चाहिए ड्यूरिंग द स्प्रेइंग। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है हार्वेस्टिंग आ जाता है। हमने इरिगेशन देख लिया, हमने जो है अब हार्वेस्टिंग देखेंगे। अब सिंचाई हो गई, हमने पहले बो दिया, फिर उसकी सिंचाई कर ली, फर्टिलाइज़र दे दिया, सब कुछ कर लिया। अब हम इसको काटेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि अब हम अनाज को काट रहे हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर द मेच्योर, इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर द मेच्योरिंग ऑफ द प्लांट्स। वैसा नहीं कि आधा पका ही नहीं है आप काट लो, वो हार्वेस्टिंग नहीं होगा। मेच्योरिटी के बाद हमारा मेच्योर हो जाएगा प्लांट्स, तो हम अपना हार्वेस्ट करेंगे उसको। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एंड कट दोज, अब देखो उसको नीचे ग्राउंड से ही काट लिया जाता है। इट इज़ यूजली टेक्स 3 to 4 मंथ्स। किसी भी जो हमारा अनाज होता है उसको पूरा मेच्योर होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। सीरियस क्रॉप इन मेच्योर। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अब देखो इंडिया में हमारी कंट्री में ये देखो मैनुअली लोग हसिया से, मतलब जिसको हम अपना सिकल कहते हैं, उससे भी काटते हैं, और ये मशीन के थ्रू भी काटा जाता है। मैं आपको मशीन दिखा दे रही हूँ। ये है हमारा देखो हार्वेस्टिंग मशीन। हार्वेस्टिंग मशीन हमारा ये है। अब ये देखो काटते चल रहा है, इतना बड़ा सा फील्ड है, अगर इसको इंसान मैनुअली करे तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कितनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना ज़्यादा लेबर टाइम सब चीज़ वो होगा। अब ये देखो जल्दी से इतना सारा काट करके और रख भी दे रहा है। और ऐसे भी होते हैं, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आ जा रही है कि ऊपर का अनाज निकालेंगे, नीचे और बाकी चीज़ें उसी खेत में जला दिया जाता है। हालांकि उससे पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाता है, अनाज अलग कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट के बहुत सारे टेक्नोलॉजी के हमें फ़ायदे मिलते हैं, हमारा लेबर टाइम, बहुत सारी चीज़ें हमारी बचती हैं। अब देखो काटने के बाद हमारा क्या होता है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। किससे सेपरेट किया जा रहा है हमारा ग्रेन सीड को, फ्रॉम द शाफ्ट, जो मतलब नीचे की अब देखो अनाज में ऊपर ही अनाज होगा, उसको पहले उसके अनाज को एक तरफ करते हैं, और उसमें जो नीचे का पार्ट होता है उसको एक तरफ करते हैं। ये इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ये देखो हमारा थ्रेशिंग है, ये हमारा थ्रेशर है। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज़ इनफैक्ट द हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें हार्वेस्टर के साथ हमारा देखो काटते भी चल रहा है और थ्रेसिंग भी करते चल रहा है, तो ये हमारा कंबाइन है, ठीक है। कंबाइन है हमारा किसका हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का है। अब हम अपना अगला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, यही पॉल्यूशन की बात जो हमने पहले बताई, देखो पहली वही कह रही है, वरीड है कि जो ये जला दिया जाता है खेतों में, उससे हमारा पॉल्यूशन भी होता होगा। बिल्कुल होता है। इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द, बहुत बारी ऐसा होता है कि जला दिया जाता है, उससे बगल के खेत में कुछ है तो वो भी जल जाता है, तो खतरे भी होते हैं, बस उसको थोड़ा सा ध्यान रख करके करना पड़ता है। अब अगर खेत की फर्टिलिटी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा पॉल्यूशन भी तो बढ़ रहा है खेत में जलाने से, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डो नॉट सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शेप बाई विनोइंग। अब क्या कह रहा है, यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6। ये सारी चीज़ें विनोइंग आप तो क्लास 6 में पढ़ी चुके होगी। ये देखो मशीन है, इसके थ्रू हमारा जो है चीज़ें अलग की जाती है। विनोइंग हमारा क्या होता है, विनोइंग होता है हमारा मतलब हवा से अनाज के पार्ट को, उसमें से धूल बाहर निकाल देना। मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ। ये होता है हमारा विनोइंग।
ये देखो हवा ऊपर, मतलब ये देखो स्टूल पे चढ़ करके ऊपर से करनी है ताकि इसमें कूड़ा करकट बाहर निकल जाए और अनाज जो है वो नीचे आ जाए। यही होता है हमारा विनोइंग। ठीक, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम अपना, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हमारा क्या होता है, देखो इतने दिन मतलब 3-4 महीने मेहनत करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको काटते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। अभी स्टोरेज हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद मतलब एक जो है द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड इज़ स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही एक फार्मर की वो खुशी जो होती है ना, वो सिर्फ एक फार्मर ही बता सकता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हमें पता होना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि फिल्स ऑफ हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको हमारे रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऑलवेज़ फार्मर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अब इतने एफर्ट के बाद 3-4 महीने मेहनत के बाद जब वो काटते हैं इस चीज़ को, मतलब अपने फसल को, ऑफ ग्रेट जॉय हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया के हर पार्ट्स में हैप्पीनेस रहता है। men and women celebrate in great enthusiasm special festival associated with the harvest season, जो हार्वेस्ट सीज़न के बाद हमारा मनाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमारी कंट्री के, जैसे नॉर्थ में दूसरा, साउथ में दूसरा, ऐसे हमारा पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली तो फिलहाल ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है। बैसाखी भी, बिहू शायद हमारा असम साइड में मनाया जाता है। तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल हमारा मनाया जाता है कि मतलब अपने हैप्पीनेस को दिखाने के लिए ही, कि आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट हमारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगला हम अपना देखेंगे स्टोरेज देखेंगे। स्टोरेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये भी बहुत ज़रूरी काम है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो बहुत टाइम तक अगर हमें रखना है तो ये चीज़ आप ध्यान रख लो, तो उनको हमें सेफ़ रखना पड़ेगा मॉइस्चर से। अब देखो अनाज जब तुरंत कटते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, इसलिए सब कहते हैं सनलाइट पहले से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, फिर उसके बाद हमें स्टोर करना चाहिए अनाज को। तो क्या कह रहा है, उसको हमें इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सब सारी चीज़ों से हमें बचा कर रखना है बहुत लंबे टाइम तक। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, अब जैसे मैंने बताया कि तुरंत फसल कटा हो तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म। यही कहा गया है कि पहले धूप दिखाओ, ऐसे ही डायरेक्ट मत रख दो, ठीक है, क्योंकि फिर उन पर अटैक हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ ऑफ जर्मिनेशन। अब ये हमने देख लिया कि धूप दिखाओ रखो। हिंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। मॉइस्चर को हटाने के लिए हमने फिर बार बार वही करें कि सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। द प्रिवेंट्स द अटैक बाई इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें पहले उसको ड्राई करना होता है, फिर रखना होता है। अब क्या है इसमें, देखो पहली क्या कह रही है, इसमें कह रही है कि मैंने देखा है कि मेरी माँ जो है नीम की पत्तियाँ रखती हैं कुछ ड्रम वगैरह में जब वीट रखती हैं। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब ये रखना चाहिए। नीम की पत्तियाँ रखने से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, रैट्स होते हैं, ये सब बहुत हद तक नहीं आते हैं। हालांकि आजकल केमिकल रखा जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी रखी जाती थी। अब ये देखो हमारा सिलोइज़ है, जो कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब इसमें बहुत एक बड़े पैमाने पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। अब और ये हमारा देखो, ये हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन ज्ञानी बॉय ऑफ ग्रैंडरीज। देखो एक बोरे में भी करके रखा जाता है, एक टिन में भी करके रखा जाता है। मैं आपको एक पिक दिखा देती हूँ। ये देखो बड़े बड़े ऐसे ड्रम टाइप के होते हैं, सिलोज टाइप में, जिसमें हमारे ग्रेन को स्टोर किया जाता है एक बड़े पैमाने पे। गवर्नमेंट स्पेशली करती है, ठीक है। तो बोरे में भी रखा जाता है एंड बड़े बड़े ऐसे ही स्टील या फिर डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट मेटल के बर्तन में भी रखे जाते हैं एक बड़े लेवल पे। अब देखो जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन को स्टोर करते हैं जूट बैग में भी, मेटेलिक बिन में भी। हालांकि अगर लार्ज स्केल पे ग्रेन को स्टोर करना है तो सिलोजा भी, जैसे हमने देखा, स्टील का एंड ग्रैंडरीज में रखा जाता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यूज़ किए जाते हैं केमिकल भी कुछ फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट, इंसेक्ट्स, इन सब को बचने के लिए, इन सबसे बचने के लिए भी चीज़ें रखी जाती हैं। ड्राइड नीम लीव्स रखा जाता है, अभी जैसे पहले ने कहा था। स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन एट होम, अगर घर पे आप रख रहे हो तो आप नीम की पत्तियाँ भी रख सकते हो। लेकिन अगर एक लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन को वो रखा जाए, मतलब अच्छे से रखा जाए,
तो स्पेसिफिकली हम केमिकल ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पेस्ट से बचने के लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा ही सही होता है अगर हमें लार्ज स्केल पे रखना है तो। अब देखो ये एक हमारा टेबल है एक्टिविटी 1.3। जैसे इसमें देखो फूड में हमारा मिल्क दे दिया गया है। अब मिल्क देखो हमारा काऊ, बिफेलो, शी गोट, शी कैमल, इन सब से मिलता है हमें मिल्क। अब ऐसे आपको 3 फूड के नाम बताने हैं, सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अब इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें प्लांट से भी मिलता है फूड, एनिमल से भी मिलता है। तो ये चीज़ें आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करें, अपने घर में चीज़ें ऑब्जर्व करें, देखो कौन सी चीज़ हमें प्लांट से मिली है, कौन सी चीज़ हमें एनिमल से मिली है। ठीक, अगला हम अपना देखते हैं। आफ्टर completing this table you have must seen that like plants animals also provide us different kinds of food। जैसे कि मैंने बताया एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों हमें फूड देते हैं, डिफरेंट टाइप के। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, नदी के किनारे जिनका घर होता है, वो अपनी डाइट में उनकी डाइट में जो फ़िश होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, वो फ़िश को बहुत ज़्यादा खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस, जैसे कि आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये आपने देखा ही है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन देखा, इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स पहले हमने किए, फिर सोइंग किया हमने, एक्सेट्रा जो सारी चीज़ें, इरीगेशन देखा हमने, फिर हार्वेस्टिंग देखा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो। सिमिलरली एनिमल्स जो होते हैं हमारे, रियर्ड एट होम इन आवर फर्म्स, हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। जो हमारे घर पे हम गाय, बहुत लोग बकरी भी, ये सारी चीज़ जो हम एनिमल्स को रखते हैं, तो उनको रखने के लिए हमें एक प्रॉपर फूड की, एक प्रॉपर रहने की जगह, एक प्रॉपर शेल्टर की हमें ज़रूरत होती है, ताकि हम उनका भी इंसानों के जैसे केयर कर सकें। हालांकि बहुत लोग नहीं करते हैं, सिर्फ दूध निकाल लेते हैं और थोड़ा बहुत खिला देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। इंसानों की तरह हमें गाय की भी उतनी ही सेवा करनी चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से फूड देना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से शेल्टर देना चाहिए। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब ये एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो इसे ही हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इसमें देखो ये कह रहा है फिश इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। ठीक है, विटामिन भी आप देख लेना, विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, आज हमने इस चैप्टर में सारी चीज़ें देखो। अब देखो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, कीवर्ड हम किसी और सेशन में कर लेंगे। ये हम देखते हैं कि आज आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, वॉट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, ये हम देखेंगे। अब देखो इसमें शॉर्टकट में हम देख लेंगे, जो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं वो हम थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं। हालांकि पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है अच्छे से, आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए या फिर एक बार ही अच्छे से पढ़ लीजिए। अब क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी हमने स्टार्टिंग में यही देखा था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि इतने लार्ज स्केल पे इतने पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप, ये हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा, इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन्स। हालांकि जायद भी होता है, रबी खरीफ जायद, लेकिन हमारे इस चैप्टर में ओनली रबी एंड खरीफ के बारे में किया गया है कि इंडिया में मेजरली तो यही 2 होते हैं, रबी एंड खरीफ। इंडिया में 2 टाइप के फसल होते हैं हमारे। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाई टिलिंग एंड लेवलिंग, प्लॉग, लेवलर्स और लेवलर्स एंड लेवल में किया जाता है, आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। ये भी पहले देखो सॉइल को जोता गया, फिर उसको लेवल किया गया, ब्लॉक किया गया, मतलब कई सारे स्टेप हमने देखा जैसे कि चैप्टर में। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड। और हमने ये भी देखा था कि कैसे एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर ज़मीन के अंदर, ताकि जानवर ना ले जा सके उस बीज को, ये सारी चीज़ें भी हमने देखा। और गुड वैरायटी ऑफ सीड्स भी हमने देखा कैसे अलग कर लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स हमने देख लिया। सोइंग इज़ डन बाय सीड ड्रिल, ये भी हमने देख लिया, सीड ड्रिल से कैसे बोते चलते थे। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में क्या देखा, सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब देखो जैसे मैंने ऑर्गेनिक मैन्योर के बहुत सारे एडवांटेजेस हमने देखा, उसके बाद फर्टिलाइज़र के भी एडवांटेज है कि ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्लांट्स की, ये भी हमने देखा। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स वेराइटीज़, ये भी हमने देख लिया कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होती है हमारी, कैसे जो है न्यू क्रॉप वैरायटी को इंक्रीज़ करती हैं।
हमने देखा सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन भी हमने देखा टाइम टू टाइम, वो जो प्लांट्स को हमारे पानी चाहिए वो भी हम अगर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करें तो वही हमारा इरिगेशन हो गया। नेक्स्ट हमने देखा वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। हमने उसमें भी देखा कि कैसे स्प्रे के थ्रू छिड़काव किया जा रहा था कि वीडिंग को अलग किया जा सके अनवांटेड प्लांट्स को। नेक्स्ट हमने देखा हार्वेस्टिंग देखा इज़ कटिंग एंड मेच्योर क्रॉप, कटिंग ऑफ अ मेच्योर क्रॉप मैनुअली और बाई मशीन, चाहे आप हाथ से करो मशीन से करो। हमने हार्वेस्टिंग भी देखा। और हमने देखा सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ स्कल थ्रेशिंग, हमने वो भी देखा था कि कॉम्बाइन देखो थ्रेशर एंड कल्टिवेटर एक में था, आई थिंक हार्वेस्टर एंड थ्रेशर एक में था, सॉरी। उसके बाद हमने देखा प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन कि कैसे उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है फ्रॉम द पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि उस पर अटैक ना हो और वो एकदम सुरक्षित बना रहे, एक लंबे टाइम तक वो स्टोर करके रखा जा सके। नेक्स्ट हमने देखा फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। हमने देखा कि लार्ज स्केल पे जब प्रॉपर फूड और प्रॉपर शेल्टर जानवरों के लिए हम करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एनिमल हस्बेंड्री हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने इतनी सारी चीज़ें देख लिया, आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस। अगर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।